हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th साइंस 2 जो स्टेट बोर्ड के लिए है वो स्टार्ट कर दिया था। इस फर्स्ट चैप्टर में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मेजर इवेंट्स को कवर किया था, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के फॉर्मेशन को कवर अप किया था, म्यूटेशन कवर किया, इवोल्यूशन कवर किया एंड थियरी ऑफ इवोल्यूशन को हमने कवर किया। आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम ये देखने वाले हैं कि इस चैप्टर के आगे वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है। तो स्पेसिफिकली जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था थियरी ऑफ इवोल्यूशन, इस लेक्चर में हम उस थियरी ऑफ इवोल्यूशन के प्रूफ्स को पढ़ने वाले हैं, दैट इज इवोल्यूशनरी एविडेंसेस। ठीक है, टेक्स्ट बुक वाइज अगर हम जाते हैं तो टोटल टेक्स्ट बुक मतलब जो 10th स्टैंडर्ड के लिए जो टेक्स्ट बुक बनाई गई है उस एक टेक्स्ट बुक में टोटल 6 इवोल्यूशनरी एविडेंसेस दिए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं इवोल्यूशनरी एविडेंसेस के बारे में, तो जो सबसे फर्स्ट इवोल्यूशनरी एविडेंस दिया हुआ है वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस पढ़ने के लिए हमें मॉर्फोलॉजी इस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। जब भी हम किसी चीज़ को बाहर से एक्सटर्नली जब भी हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हमें बताना है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हमें किस चीज़ का बताना है, तो सबसे पहली चीज़ याद रखना, हमें इवोल्यूशनरी एविडेंसेस क्यों लग रहे हैं, हम क्या चीज़ प्रूव करना चाहते हैं। हम ये चीज़ प्रूव करना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कोई एक चीज़ आता है, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इस प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल्स बनते हैं और इस यूकैरियोटिक सेल्स से जो होते हैं आगे चल के बहुत सारे मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, जैसे कि फंगस होता है, एनिमल्स होता है, प्लांट्स होता है, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग को बेसिकली इन तीनों का ओरिजिन बताना है कि ये किसी एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होकर आए हैं। तो हमें ये चीज़ को प्रूव करने के लिए जरूरत पड़ता है इवोल्यूशनरी एविडेंसेस का। सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में हम कैसे किस चीज़ को प्रूव करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में हम बेसिकली क्या चीज़ देखते हैं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं, एक्सटर्नल स्टडी देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जैसा कि अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ माउथ के बारे में, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ नोज के बारे में, या फिर पोजीशनिंग ऑफ ईयर्स वगैरह जो होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में, तो डिफरेंट एनिमल्स में इनके स्ट्रक्चर्स को या फिर इनके पोजीशनिंग को तुम देखोगे तो वो कैसा दिखाई देगा, तुम्हें सेम दिखाई देगा। फिर अगर हम बात करते हैं उनके बॉडी फर के बारे में बात करेंगे, बॉडी हेयर्स के बारे में बात करेंगे, तो भले अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग कलर्स देखने के लिए मिलता है, लेकिन एक ही जगह पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में इनका टेक्सचर, इनका जो थिकनेस होता है वो सेम होता है। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स में जो लीफ का शेप होता है, जो उनका पेड़ पे से जो स्टेम पे से अटैचमेंट का जो तरीका होता है, ये काफ़ी सेम देखने के लिए मिलता है। इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि करंट टाइम में जो प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे इवॉल्व होकर आए हैं, किसी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होकर आए हैं। फिर इसके बाद अगर हम दूसरे टाइप के एविडेंस के बारे में बात करते हैं, तो दूसरा जो एविडेंस है वो है एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमिकल एविडेंसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरीके से हमने देखा कि मॉर्फोलॉजिकल में वर्ड आ रहा है मॉर्फोलॉजी, उस वर्ड का मतलब होता है एक्सटर्नल स्टडी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है ये है, कह सकते हो कि एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। मतलब अगर मान लो कि ये कोई इंसान है, ये डब्बा कोई क्या है, इंसान है, तो इसको जब बाहर से पढ़ोगे तो उसको हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी, और जब इसके अंदर के चीज़ों को हम पढ़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। अब एनाटॉमी में आपको टेक्स्ट बुक्स में कुछ पेजेस, टेक्स्ट बुक के कुछ डायग्राम्स दिखाए हुए हैं, जिसमें पिगिडियम ऑफ बैट, फ्लैपर्स ऑफ वेल्स, ह्यूमन हैंड एंड फोरलेग ऑफ ऑक्स के बारे में एग्जाम्पल दिया हुआ है। उन सभी स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखोगे तो उन सभी स्ट्रक्चर्स में आपको बोन्स के साइज छोटे बड़े दिखाई देंगे, उन बोन्स के नंबर कहीं पर कम होंगे, कहीं पर ज़्यादा है, ऐसे भी दिखाई देंगे। बट थिंग इज क्या, उसमें एक चीज़ कॉमन है कि भले ही बोन्स कम ज़्यादा हो, नंबर्स में बड़े छोटे हो, लेकिन उनका अरेंजमेंट जो है ना एक सिमिलर पैटर्न में हमें वहाँ पर देखने मिलता है। बोन्स एक ऐसी चीज़ है जो हम बाहर से नहीं देख सकते, इसके लिए हम उसको मॉर्फोलॉजी में नहीं कंसिडर कर सकते। हम किस में कंसिडर कर रहे हैं, उसको एनाटॉमी में कंसिडर कर रहे हैं। अब ये जो बोन्स का स्ट्रक्चर है, ये इनका जो असेंबली है वो तुम्हें सेम दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम इसको कंसिडर करते हैं एज अ एनाटॉमिकल एविडेंसेस। किसी चीज़ में कोई
किसी चीज के अंदर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसके अंदर कोई चीज अगर कॉमन मिल रही है, तो ये ही एक टाइप का प्रूफ है कि वो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे इवॉल्व होकर आए हैं, एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होकर आए हैं। इसके बाद जो तीसरा टाइप का जो कह सकते हो एविडेंस है, एनाटॉमी इवोल्यूशनरी एविडेंस होता है, वो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स का। वेस्टिजियल ऑर्गन्स किसको कहते हैं? देखिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं हमारे बॉडी में जो डीजनरेटेड या फिर जो लेस डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं स्पेसिफिकली, लेकिन वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो ऐसे टाइप के ऑर्गन्स को हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं ईयर पिन्ना, जैसे कि विजडम टीथ, जैसे कि कोकिक्स बोन, इस कोकिक्स बोन को ही हम लोग कहते हैं टेल बोन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे बॉडी में बॉडी हेयर्स जो होते हैं, अपेंडिक्स, ऐसे बहुत सारे हमारे बॉडी में क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। अब वेस्टिजियल ऑर्गन का जैसा कि मैंने आप सभी को मतलब बताया, ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो या तो बहुत कम डेवलप्ड है, या तो इनका डेवलपमेंट कह सकते हो कि पूरा सीज्ड है हमारे बॉडी में। क्यों सीज्ड है या फिर क्यों अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स है? बिकॉज इनका इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम इसको इवोल्यूशनरी एविडेंस कैसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अंदर नॉन फंक्शनल है, लेकिन कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म जो जंगल में रह रहे हैं, वाइल्ड लाइफ में रह रहे हैं, उनके लिए ये जो पार्ट होता है, ये जो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे अंदर वेस्टिजियल है, ये उनके अंदर फंक्शनल होते हैं। क्यों फंक्शनल होते हैं, कैसे? हम एक एग्जांपल लेते हैं अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स एक ऐसा ग्लैंड होता है जो हमारे डिओडेनम के बीच से पास होता है। ये जो अपेंडिक्स होता है, इनिशियली इस अपेंडिक्स का काम इतना होता है कि ये एक कह सकते हो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस को निकालता है, और ये जो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस होते हैं, ये कह सकते हो कि हमारे बॉडी के अंदर जो हम कच्चा मीट खाते हैं या फिर जब हम कच्चा कह सकते हो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में ये मदद करता है, फिर रॉ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ये मदद करता है। अगर हम बात करते हैं करंट या फिर प्रेजेंट टाइम के बारे में, तो आज के टाइम पे हम फूड को पका देते हैं। पकाने की वजह से जब हम उसको कह सकते हो कि बॉईल करते हैं, तो बॉईल करते टाइम पे उसका सारा सेल्यूलोज ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हमें इस अपेंडिक्स के जूस की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ फायर, अपेंडिक्स का इस्तेमाल जो था ये काफी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और धीरे धीरे आज के टाइम पे जो ह्यूमंस प्रेजेंट है उसमें इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। सो ये एक एग्जाम्पल है अपेंडिक्स, जो कि हमारे बॉडी में वेस्टिजियल है, लेकिन आज भी जो ऐसे जानवर जो वाइल्ड लाइफ में रह रहे हैं, उनके लिए ये जो चीज है ये आज भी क्या होती है, यूजफुल होती है। क्यों? क्योंकि हमने फायर से बनाकर खाना सीखा हुआ है, लेकिन जो बाकी के वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो आज भी उनमें अपेंडिक्स क्या है, फंक्शनल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये एविडेंस कैसे होता है, हमारे अंदर भी है, उन वाइल्ड एनिमल्स के अंदर भी है। इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? इससे हमें ये चीज सीखने के लिए मिलती है कि ये जो अपेंडिक्स है ये हम दोनों में कॉमन है। कॉमन होने का मतलब क्या है? हम दोनों एनिमल्स, जो एक इंसान है और जो दूसरा जानवर जो अभी भी करंटली वाइल्ड लाइफ में रह रहा है, हम दोनों जान एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होकर आए हैं। सो दिस वाज द थर्ड इवोल्यूशनरी एविडेंसेस जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद जो अगला एनाटॉमिकल एविडेंस है, सॉरी इवोल्यूशनरी एविडेंस है, वो है कह सकते हो कि पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या होता है? स्पेसिफिकली समझो इस चीज को, काफी डिफिकल्ट लगता है काफी लोगों को, बट ये काफी आसान चीज है। व्हाट डू यू मीन बाय पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस? पैलिएंटोलॉजी सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा। सो एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी चीज के एज को पता करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पैलिएंटोलॉजी, ओके। या फिर सिंपल शब्दों में अगर हम कहेंगे, सो द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जब हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, फॉसिल्स के स्टडी में हम क्या जनरली करते हैं, फॉसिल का कैरेक्टर क्या है और उसका एज कैसे क्या है, ठीक है। तो बेसिकली हम जब फॉसिल की स्टडी करते हैं या फिर उसके एज की स्टडी करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली फॉसिल्स के बारे में, सो व्हाट
आर फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? तो देखो, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मरते हैं तो वो ज़मीन के अंदर जब उनको कह सकते हो कि बरी कर दिया जाता है, फिर उनको गाड़ दिया जाता है, तो धीरे धीरे उनका जो बोन्स होता है, मसल्स तो आसानी से डिके हो जाते हैं, लेकिन जो उनका बोन्स होता है उनको डिकम्पोज होने के लिए टाइम लगता है। और क्योंकि बोन्स हार्ड होते हैं तो उनके इंप्रेशंस उनके ऊपर वाले लेयर ऑफ सॉइल पे आ जाता है और नीचे वाले सॉइल के लेयर पे भी आ जाता है, जिसके वजह से कुछ उस सॉइल के लेयर्स के ऊपर कुछ इंप्रेशंस पड़ जाते हैं। अब ये जो इंप्रेशंस है फ्यूचर में जब किसी इंसान को मिलता है तो यही उसको क्या कहलाता है? फॉसिल कहलाता है। यही जो इंप्रेशंस होते हैं जो स्टोन्स पे या फिर जो किसी सॉइल के पार्ट पे लगे हुए हैं, इन्हीं इंप्रेशंस को हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फॉसिल्स के बारे में, तो फॉसिल्स जो होते हैं आज से जो लगभग 50,000 साल पहले, 60,000 साल पहले जो चीज़ें मरी थी उनके फॉसिल्स हम लोग को आज मिलते हैं। या फिर कह सकते हो कि आज से 100 साल पहले भी जो चीज़ मरा है अगर उसका इंप्रेशन फॉर्म हो जाता है तो वो भी हमें फॉसिल्स के फॉर्म में मिल सकता है। वेर एज फॉसिल्स हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजी का मैंने आपको मीनिंग बताया, जब भी हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं तो उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। एंड उससे रिलेटेड कोई एविडेंस है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस कहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में क्या होता है बेसिकली, तो यहाँ पर आपको एक बुक में एक टेक्निक दिया गया है कार्बन डेटिंग करके। ये जो कार्बन डेटिंग का जो टेक्निक है, इस टेक्निक को कह सकते हो कि कार्बन का जो रेडियो एक्टिव या फिर जो नॉन रेडियो एक्टिव फॉर्म होता है उसके एज को डिटरमाइन करने के लिए ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जो फॉसिल्स है बेसिकली उसके एज को डिटरमाइन करने के लिए टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है। देखिए क्या होता है, हम सभी के बॉडी के अंदर कार्बन कंटिन्यूसली प्रेजेंट होता है। कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, C12 एंड C14। ये दोनों कार्बन के आइसोटोप्स हमारे पास बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जब तक हम जिंदा है तब तक ये जो वैल्यू होगी ये कॉन्स्टेंटली मेंटेन की जाएगी। C12:C14 का जो रेशियो होगा एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे एक इंसान बूढ़ा होता जाएगा, जैसे जैसे वो इंसान मर जाएगा, मरने के बाद हमारा कार्बन का इनटेक और कार्बन का आउटटेक दोनों भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये चीजें बंद होने की वजह से क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन है उसका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कौन सा अमाउंट ऑफ मतलब कौन से टाइप का कार्बन जो है वो कम होगा, तो यहां पर जो C14 होता है ये रेडियो एक्टिव कार्बन होता है। ये होता है रेडियो एक्टिव कार्बन। अब ये रेडियो एक्टिव कार्बन जो होता है ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी जिंदा नहीं है, हमारे बॉडी में जो है इसेंशियली अब वो जो कार्बन है उसका इंटेक नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे C14 जो होगा वो कम होता जाएगा। अगर हम बात करते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है, जब कोई ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग है, तो उसके अंदर एक होगा C12:C14 का रेशियो, और जब वो ऑर्गेनिज्म वही ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, तो उसके अंदर भी क्या होगा? C12:C14 का एक रेशियो होगा। अब इन दोनों रेशियोज को कंपेयर करके या फिर C14 की वैल्यू को पता लगा के हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो फॉसिल है ये एक्चुअली आज से कितने साल पुराना है या फिर आज से कितने साल पहले ये फॉर्म हुआ था। तो इस तरीके से हम पैलेंटोलॉजी का स्टडी करते हैं या फिर कह सकते हो पैलेंटोलॉजी करते हैं और फॉसिल्स की एज पता लगाते हैं। अब फॉसिल्स की एज पता लगाने से ये एविडेंस कैसे बनता है, तो स्पेसिफिकली अगर हम आज ये फॉसिल को देख रहे हैं और आज किसी ऑर्गेनिज्म में सेम यही कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो इससे हमें एक सॉलिड सा प्रूफ जैसा मिल जाता है कि ये आज के प्रेजेंट वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म से कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होकर आए हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद जो अगला एविडेंस होता है वो है कनेक्टिंग लिंक, जो कि 5th नंबर का एविडेंस है, कनेक्टिंग लिंक। अब कनेक्टिंग लिंक जो है स्पेसिफिकली मैं आपको बताने के लिए इस चैप्टर में बता देता हूं, लेकिन जब तक आप लोग 6th चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशन, जो कि साइंस 2 का ही 6th चैप्टर है, 10th स्टैंडर्ड में ही आपको पढ़ना है, उस चैप्टर को जब तक आप नहीं पढ़ोगे हो सकता है ये वाला टॉपिक आपको थोड़ा अच्छे से ना समझ में आए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपको वो टॉपिक समझाने का, क्योंकि पूरी तरीके से मैं वो साइंस 2 का जो 6th चैप्टर है उसको अभी इस चैप्टर में ओपन नहीं कर सकता। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उस कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ के इसका मीनिंग बस समझ के रखना है। 6th चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसका डिटेल्ड मैनर में आपको जो मीनिंग है कनेक्टिंग लिंक का वो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल अज्यूम करिए कि जैसे ये वाला फ्लो चार्ट है, मैंने कहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उससे क्या बना है? यूकैरियोटिक सेल्स बने हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स से क्या बना है?
कह सकते हो कि अलग अलग चीज़ें बनी है, जैसे फंगस बना है, ठीक है, जैसे प्लांट्स बने हैं, जैसे एनिमल्स बने हैं। ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, इस यूकैरियोटिक सेल से बने हैं। और ये यूकैरियोटिक सेल किससे बना है, प्रोकैरियोटिक सेल से बना है। अगर हम ध्यान देंगे तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, फंगस है, प्लांट है, एनिमल है, इनके पास कुछ ना कुछ ये यूकैरियोटिक सेल्स वाले कैरेक्टर होंगे। अगर हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास, तो इसके भी कुछ कैरेक्टर किसके पास होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स के पास होंगे। मतलब इस चीज को वो इस चीज से क्या कर रहा है, ये यूकैरियोटिक सेल कनेक्ट कर रहा है। तो ऐसी चीजों को जो किसी दो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में सेम, मतलब जो ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दो डिफरेंट ग्रुप्स का इंफॉर्मेशन अपने साथ रखता है या फिर उनके जैसा कैरेक्टर्स अपने पास रखता है, अपने से एक आगे वाले कह सकते हो कि इवॉल्व स्पीशीज का और अपने से एक पीछे वाले इवॉल्व स्पीशीज का, दोनों का कैरेक्टर रखता है। तो ऐसे टाइप के एनिमल्स को या फिर ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, देखिए एक एग्जाम्पल है पेरिपेटस, फिर एक एग्जाम्पल है लंगफिश, फिर एक एग्जाम्पल है डक बिल्ड प्लेटिपस। ये तीन एग्जाम्पल्स हैं किस चीज के, कह सकते हो कि कनेक्टिंग लिंक के। अगर हम बात करते हैं पेरिपेटस, पेरिपेटस क्या होता है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पेरिपेटस होता है उसके पास सेगमेंटेड बॉडी होती है जो कि एनिलिड का कैरेक्टर होता है, और उसके पास छोटे 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 कह सकते हो कि वॉकिंग लेग्स होते हैं जो कि किसका कैरेक्टर होता है, आर्थ्रोपोड का। इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कह सकते हो एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड, जो कि जिसका नाम क्या होता है, पेरिपेटस होता है। लंग फिश की अगर हम बात करते हैं तो लंग फिश पाइसेस मतलब कि फिशेस और एम्फीबियन, इन दोनों का ये होता है कनेक्टिंग लिंक। इन दोनों का ये होता है कनेक्टिंग लिंक। क्यों, क्योंकि इसके पास ये एक टाइप का फिश है, इसीलिए किसका कैरेक्टर शो करता है, पाइसेस का, और इसके पास क्योंकि लंग्स होते हैं तो एक इसके जैसा कैरेक्टर शो करता है एम्फीबियंस के जैसा, इसीलिए हम इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं फिशेज और एम्फीबियंस के बीच का। फिशेस का जो क्लास होता है उसका नाम होता है पाइसेस, ठीक है, और जो फ्रॉग वगैरह का क्लास होता है उसको हम कहते हैं एम्फीबियंस। तो ये उन दोनों के बीच का क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। वेरस डकबिल्ड प्लेटिपस की अगर हम बात करते हैं तो जो डकबिल्ड प्लेटिपस होता है ये कनेक्टिंग लिंक होता है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स का। तो जो रेप्टाइल्स और जो मैमल्स होते हैं उनका बीच उनका कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, डकबिल्ड प्लेटिपस होता है। इसके पास कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स वाले होते हैं, जैसे रेंग रेंग का चलता है, और ये क्या होता है, एक प्रोड्यूसिंग एनिमल होता है जो कि कैरेक्टर होता है मैमल्स का। सो बेसिकली ये कैसा होता है, कह सकते हो कि डकबिल्ड प्लेटिपस जो होता है, कह सकते हो रेप्टाइल्स और मैमल्स का क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। बेसिकली इसके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम लोग मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का, और ये रेंग रेंग का चलता है, इसके लिए हम इसको रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कनेक्टिंग लिंक। अगर आपको ये टॉपिक यहां पर नहीं समझ में आ रहा है तो बिलीव मी इसके ऊपर अभी थोड़ा एकदम ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो टॉपिक है आपको इन डिटेल्ड मैनर 6th चैप्टर में अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इस टॉपिक को अगर नहीं भी समझा है तो भी बस थोड़ा सा पेपर में लिखने लायक, यूटी में लिखने लायक आपको थोड़ा सा इसको कवर अप करना है। ओके, बस याद रखना कि कनेक्टिंग लिंक एक ऐसे एनिमल्स होते हैं, फिर एक ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने से एक आगे इवॉल्व हुए वाले स्पीशीज का और अपने से कम इवॉल्व हुए वाले स्पीशीज का भी कैरेक्टर कैरी करता है। जो दोनों के जो कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में पेरिपेटस, लंगफिश और डकबिल्ड प्लेटिपस। एंड सबसे लास्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में आपको एक ऐसा बड़ा सा एक फोटो दिया रहेगा बुक के अंदर, उसमें डिफरेंट एनिमल्स के एम्ब्रियोज को आपको दिखाया गया है, ठीक है। सबसे पहले है इनिशियल स्टेज, ठीक है। इनिशियल स्टेज के बाद क्या है, कह सकते हो कि मिडिल स्टेज है, ठीक है। अब देखिए ऐसा इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज और फाइनल स्टेज जैसा कुछ होता नहीं है, जस्ट एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स के ऐसे
3 स्टेजेस आपको दिखाए होंगे, ठीक है। एक एनिमल यहाँ पे, दूसरा एनिमल यहाँ पे, तीसरा एनिमल यहाँ पे, चौथा एनिमल यहाँ पे, पांचवा एनिमल यहाँ पे, छठवां एनिमल यहाँ पे, सातवां एनिमल यहाँ पे, और ऐसे ऐसे आपको दिखाया है उसमें सभी एनिमल्स के बारे में, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस, मिडिल स्टेजेस और फाइनल स्टेजेस में आप यहाँ पर जो चीज़ देख रहे हो उससे आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा, जैसे कि इनिशियल स्टेज है सभी में सेम दिखने मिल रहा है, मिडिल स्टेज में हल्का सा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, और फाइनल स्टेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या सीखने मिल रहा है कि इनिशियल स्टेज सबका सेम है, मतलब सबके सब कहीं ना कहीं किससे इवॉल्व होकर आए हैं, एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होकर आए हैं। सेम हम लोग को कनेक्टिंग लिंक में भी देखने मिला। पेरीपेटस के पास आर्थ्रोपोड जैसा, एनलिड जैसा भी कैरेक्टर है, आर्थ्रोपोड जैसा भी कैरेक्टर है। अब आर्थ्रोपोड जैसा है मतलब ये कहीं ना कहीं इवॉल्व हुआ है ना आर्थ्रोपोड से, और एनलिड जैसा कैरेक्टर है मतलब यही वो आगे चल के एनलिड में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये कैरेक्टर्स हम लोग को क्या बताते हैं बेसिकली, जैसे एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस हो गए, कनेक्टिंग लिंक हो गया, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, एनाटॉमिकल एविडेंस हो गए, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हो गए। ये सारे एविडेंसेस हम लोग को बेसिकली क्या बताते हैं कि इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हुआ है, जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ है, उसका प्रूफ है ये कि जितने भी प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स थे उनसे आगे धीरे धीरे इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स इस प्लेनेट पर आए। होप करता हूं आज के लेक्चर में जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा ये आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।